जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में एक प्रकार का मॉडल सेट करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पेपर में हूबहू सवाल छप जाएंगे, जो कि एकदम हूबहू ओरिएंटेड एनसीईआरटी है। ठीक, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो इसका ऑलरेडी मैंने 3-4 चैप्टर पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो में जाएंगे तो आपको द्विघात समीकरण के, वास्तविक संख्या के, बहुपद सभी के चैप्टर मिल जाएंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो सबसे पहले वहां से उसको कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी आपको जानकारी होगी, पहले का पढ़े होंगे, तो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से है। देखिए, आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल में लिखा है क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए ना। तो एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने बताया है ऑलरेडी। जैसे पहला सवाल लिखा है 135 और 225 लिखा है, हमें इसका एल्गोरिथ्म द्वारा निकालना है। तो देखिए नियम क्या होता है, सबसे पहले ये छोटा इसमें भाग कर देंगे। तो 135 में हम भाग कर देंगे 225 का। तो 135 दूना 270, तो ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएंगे 135 हो जाएगा। जीरो 12 में से जाएगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 90। जब मैं 135 को यहाँ पर, तो देखिए इस 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को गुणा और प्लस इतना। ठीक, ऑलरेडी मैंने ये सब बताए हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सेट चल रहा है ना। तो मैं 225 को क्या लिख सकता हूँ, एल्गोरिथम द्वारा ना, एल्गोरिथम द्वारा। एल्गोरिथम द्वारा क्या है कि मैं 225 को क्या लिखूंगा, ध्यान समझेंगे। 225 को मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों को गुणा, मतलब 135 गुणे 1 और प्लस क्या कर देंगे 90। ये मिल जाएगा। तो देखिए 135 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। अब यहाँ पर 90 और 135 को देखेंगे तो यहाँ पर 135 ज्यादा है, 90 छोटा है। तो फिर 90 में 135 से भाग करेंगे, तो 90 में 135 से भाग कर देंगे। 90 दूना 180, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में ले जाएंगे, 90 हो जाएगा। तो बचेगा 5, 9 4 13 होता है क्या 45। तो मैं इसमें यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टेप, ये फर्स्ट है हमारा स्टेप। सेकेंड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 135 को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझेंगे। इन दोनों का गुणा प्लस ये, मतलब 90 गुणा में 1 और प्लस 45 लिख दूंगा। इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए इन दोनों में, अब तीसरे चरण में लिखेंगे, थर्ड चरण क्या हमारा ये, कि 45 में 90 से भाग करेंगे। तो 90 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90 होता है क्या, हो जाएगा। तो 45 में 2 गुणा करके प्लस 0 कर देंगे। तो मैं 90 को क्या लिखूंगा यहाँ पर, 45 गुणा में 2 प्लस 0। अब देखिए ध्यान से इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। और जब कभी भी आपका शेषफल 0 आ जाए, ठीक, अगर जब कभी भी शेषफल 0 आ जाए तो 0 के जो सटीक ऊपर होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक, तो 0 के ऊपर हमारी कौन सी संख्या 45 है। तो लिखेंगे, इसीलिए इसका जो HCF क्या मिलेगा हमें, HCF क्या मिलेगा हमें, 45 इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। देखिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है। ठीक, बढ़िया बढ़िया सवाल है, बढ़िया बढ़िया ऐसे सवाल आपको करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने रियल नंबर एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से आप लोग जरूर देखिए। ठीक, इसको रफ करते हैं, दूसरा सवाल पे आते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अरे अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो मैं इसे विरोधाभास विधि से लगाऊंगा। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है।
मैं इसको विरोधाभास पद्धति से लगाऊंगा। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, मैं मान ले रहा हूँ। अच्छा, मान लेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसलिए कर्णी 5 अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कर्णी 5 को ए बटे बी के रूप में। कोई दिक्कत? अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में है तो मैं इसको ए बटे बी या फिर पी बटे क्यू के रूप में आराम से लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मुझे आप ध्यान से समझेंगे। यदि मैं यहाँ पर गुणा कर दूं ना, यदि मैं यहाँ पर गुणा कर दूं तो ए में यहाँ पर बटा में कुछ एक लगवा तो ए का गुणा क्या कर देंगे, करड़ी में बी और करड़ी में क्या मिल जाएगा 5। ठीक, अच्छा बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में एक मान सकता हूँ, बटा में एक मान सकता हूँ। ठीक, अब एक बात बताइए, ये पूर्णांक है। अच्छा, यहाँ पर जो ए बी है इनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, हमेशा याद रखिए ना। एचसीएफ हमेशा इनका क्या होता है, एक होता है हमेशा, तभी तो परिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए, ये देखो मैं इसको ये भी तरीका से लगा सकता हूँ। इसका एक और दूसरा तरीका है, वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, जब मैं चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया। या फिर मैं इसको इस तरह भी लगा सकता हूँ। तो अब बताइए बटे में, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एल एच ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमारा मतलब ए बटे 1 हमारा क्या एक परिमेय संख्या, क्या है हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है, लेकिन बी करड़ी में 5 बटा में 1। अब एक बात बताइए, मान लीजिए बी परिमेय संख्या है ना, लेकिन करड़ी में अगर किसी परिमेय संख्या में अगर हम किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। लेकिन ये हमारी क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब बताइए अगर ये अपरिमेय संख्या है तो दोनों बराबर कैसे है, बराबर नहीं है। अतः जो मैंने अवधारणा लेकर चली थी परिमेय संख्या, वो हमारी क्या गलत है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा, हमारी अवधारणा गलत थे ना। अब तो हमारी अवधारणा, हमारी मैंने माना था परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में संख्या है बस। इसीलिए करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है बस। सवाल खत्म। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मान लीजिए अगर ये भाषा आपको नहीं समझ में आई है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं इसको ए बटे के रूप में, इसको एक तरीका और है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ, आप इस तरह भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें गुणा करेंगे तो ए बराबर मिलेगा करड़ी में 5 बी, दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर मिलेगा 5 बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर ए बराबर में 5 बी, मतलब मानना होगा सब। ठीक, उस तरह भी लगा देंगे। अगर आप लोगों को ये नियम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने इसका पढ़ाया है ना, इसका पहला चैप्टर, उसमें आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध जांच कीजिए ना। तो जांच भी करना है तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो इसको अब हल कीजिए। अब हल करना है, यक्स का मान निकालना है और गुणन मतलब कि मुझे जांचना भी है कि ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक, तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 4 कम 8 कम 8 का गुणनखंड करिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 2 जाते हैं, तो -4x प्लस 2x माइनस 8, अच्छा माइनस 8 लिखा, एक्स नहीं है, बराबर 0 है तो बराबर 0। दोनों में से यक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर यक्स माइनस 4, यहाँ से मैं 2 अगर मैं दोनों में कॉमन लूंगा तो यक्स माइनस 2 चौको 8 बराबर 0।
दोनों में से मैं x माइनस 4 एक कोष्टक में कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 एक कोष्टक में होता है तो x प्लस 2 एक कोष्टक में बराबर 0 है। तो अब यहाँ से लिखेंगे यदि x माइनस 4 उसी तरह लिखिए, हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं यदि लिखूं ये x प्लस 2 उसी तरह रहने दूं, हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या मिलेगा -2। तो मैं इसको मानूंगा अल्फा और इसको क्या मानूंगा बीटा, मतलब ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान है। अब हम निकालेंगे गुणांकों के बीच संबंध ना, तो निकालेंगे यहाँ पर गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। देखिए गुणांकों के बीच संबंध होता है अल्फा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a। ठीक, सही है ना, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, सही है। अल तो गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है। ठीक, तो मान लीजिए अगर रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा का मान क्या है हमारा 4 और प्लस बीटा का मान क्या है हमारा -2 लिखा था, -2 बराबर माइनस लिखा था यहाँ पर माइनस। अच्छा बी क्या होता है, इसको तुलना करेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको हम तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक ए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1 है, तो ए बराबर क्या मिलेगा 1 और बी बराबर यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है और यहाँ पर एक्स का गुणांक -2 है तो बी का मान क्या मिलेगा -2 मिल जाएगा। और बटा में ए का मान हमारा क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, तो 4 -2 हो जाएगा और बराबर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 2 बराबर 2। देखिए मैंने सत्य कर दिया ना, जांच कर दिया, दोनों बराबर हो गए। और हमें तो ये जांचना था, लिखेंगे तथा ये तो ए अल्फा प्लस बीटा है मतलब मूलों का गुणनफल है ना, इसको मतलब मूलों का गुणनफल लिखेंगे। अब मूलों का ऐसे मूलों का योगफल है और मूलों का गुणनफल अब होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटाए। अगर ये दोनों भी बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाए। अल्फा का मान हमारा क्या है 4 और बीटा का मान हमारा क्या है -2 बराबर सी का मान मतलब देखिए अचर पद का मान क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक, और बट्टा में ए का मान हमारे यहाँ पर क्या है एक्स का ये सूरा गुणा क्या 1 लिखा, तो 1 लिख देंगे तो -8 बराबर -8। देखिए आगे कि नहीं, तो हमें तो यही जांचना था तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस हमें ये सिद्ध करना था, जांचना था या फिर हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, कितना आसान आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए इसका एक सवाल ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, वो सवाल आप लोग अपने से लगा लीजिए ना। ऐसा देखिए लिखा है समीकरण है ना, लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए ना। तो ये बहुत आसान सवाल है, देखिए लगाइए। तो माना पहली संख्या यक्स, देखिए आपके सवाल में इसमें भले इस चैप्टर का जो आया है चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है दो चर में रखिए समीकरण, लेकिन आप जब सवाल लगाने जाएंगे तो आपको कभी भी ये कतई नहीं सवाल में कहेगा कि आप एक चर से लगाइए या फिर दो चर से लगाइए। आपको मन करे जो भी मन करे उस नियम से लगाइए। सवाल जो एग्जामिनर होगा 1% नहीं गलत कर सकता। आपका जो मन करे वो नियम लगाइए, लेकिन नियम वैलिड होना चाहिए। तो देखिए ये दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, तो माना पहली संख्या यक्स, माना पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या क्या मान लो वाई मान लो, दूसरी संख्या क्या मान लो वाई। ठीक, और देखिए इसका लिखा अंतर 26 लिखा है, मतलब अंतर माने क्या था घटाना, मतलब कि अगर मैं वाई में से यक्स में से वाई घटाई चाहे वाई में से एक्स घटाइए, बात है कहिए। अच्छा तो अंतर लेना, तो ये पहली संख्या तो इसको क्या मान लीजिए छोटी मान लीजिए, छोटी है ना, ये बड़ी है मान लो।
मान लेते हैं, कोई बात, इससे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंतर लिखा है 26 लिखा है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, मतलब वाई माइनस यक्स का अंतर क्या लिखा है, 26 लिखा है। समीकरण एक बनाएंगे। और क्या कर रहा है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना, जो एक संख्या है, जो मतलब पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। मतलब लिखेंगे अब तथा, ये प्रथम शर्त में लिखेंगे तथा जो एक संख्या है, जो एक संख्या है हमारी है, वो दूसरी की कितनी है, दुगनी है। दूसरी कितनी है, दुगनी है, ठीक। ये जो एक संख्या है वो हमारी दूसरी की कितनी है, दुगनी है, तो दुगनी का बराबर कर देंगे। तो x बराबर 2i ले जाकर यहाँ पर रख देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या y मानेंगे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, ठीक। तो अब क्या कर रहा है कि जो, अब क्या कर रहा है कि जो, अच्छा मैं पढ़ दे रहा हूँ सवाल ना। अच्छा 3 गुनी है ना, 3 गुनी है, ठीक। तो यहाँ पर x बराबर, तो मैं यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो जो छोटी संख्या होगी, जो पहली संख्या है हमारी जो x है, वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो 3 का गुना कर देंगे। देखिए आ गया कि नहीं सवाल। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या कितनी है, 3 गुनी है, ये तो सवाल में कर रहा है। मैंने देखिए, मैंने यहाँ पर पहली संख्या को x माना है और दूसरी संख्या को y माना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो x माइनस 26, x माइनस वाई बराबर 26 मिलेगा। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये गड़बड़ी कर रहा है कि छोटी बड़ी हमको नहीं समझ में आ रहा सर, तो इसको क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए, गोली मार दीजिए, ठीक। इससे सारे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। मैं मान लेता हूँ, ठीक। तो दोनों का अंतर लिखा है 26, तो x माइनस वाई बराबर क्या लिख देंगे, 26। अब इस कंडीशन में क्या है कि हमारी छोटी वाली संख्या ऊपर बड़ी वाली हो गई, छोटी वाली नीचे हो गई। अब देखिए लिखा है क्या, जो एक संख्या है, जो मतलब तथा लिखेंगे, अब एक संख्या जो यक्स है, वो दूसरी की, मतलब जो दूसरी वाई है कि 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा इसमें करना होगा ना। अगर उस हिसाब से सवाल में लगाते तो 3 का गुणा इसमें करना पड़ता, ठीक। तो यक्स बराबर 3 वाई समीकरण एक मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए समीकरण एक है, तो समीकरण एक से ले जाकर रखें यहाँ पर x बराबर 3y, तो यहाँ पर ले जा रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3 में से घटा देंगे, हमें मिलेगा 2y बराबर क्या मिलेगा, 26। तो 2 से 2 काट देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, 13, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब y का मान 13 मिल गया, तो y का मान 13 ले जाकर रखें यहाँ पर, तो लिख देंगे इसलिए y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे x माइनस 13 और बराबर 26 लिखा दो, 26 कर देंगे, तो x बराबर 26 और माइनस उधर जाता क्या होगा, प्लस 13 हो जाएगा, तो 26 13 क्या मिलेगा, 39। तो x का मान 13 हो जाएगा और x का मान 39 हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, 13। तो पहली संख्या हमारी ये मिलेगी और दूसरी संख्या क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी। तो 13 और 39 इज द राइट आंसर, ठीक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते हैं, देखिए। अच्छा, ये सभी के सभी एनसीईआरटी ओरिएंटेड सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप पढ़े इस चैप्टर में तो आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने से खुद लगाइए, ठीक। अगर नहीं आ रहा तब सॉल्यूशन इसका देखेंगे, तब समझ में आएगा। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो 2024 में भी आया था, इस बार पेपर में आया था। लिखिए, लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ठीक। लगाइए, भिन्न के बारे में पूछा है ना, लगाइए एक बार सवाल, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो मान लेते हैं, माना, अच्छा भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है, तो माना, माना भिन्न का अंश, मान लीजिए यक्स, और हर क्या मान लीजिए, वाई। कोई दिक्कत, हर मान लीजिए। तो सवाल में कह रहा है कि सब प्रश्नानुसार, देखिए क्या है, प्रथम शर्त में क्या कर रहा है,
प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हमारा देखिए हमारा तो भिन्न क्या मिलेगी, तो हमारी जो भिन्न बनेगी x बटे वाई बनेगी क्या, ठीक। तो x बटे वाई बनेगी तो बनाइए x बटे वाई। तो सवाल में करें यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश मतलब क्या, x जोड़ दीजिए, तो हमारी भिन्न क्या x बटे वाई है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक, तथा हर में से एक घटा दें, हर में से घटा दीजिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब एक का मतलब एक बटे एक लिख सकता हूँ, एक में बदल जाती है, तो इसे हल कर दीजिए। x प्लस वन का एक में गुणा करेंगे तो x प्लस वन आ जाएगा, और y माइनस वन का एक में गुणा करेंगे तो y माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x हाई माइनस वाई, देखिए हाई माइनस वन है, उधर जाएगा तो ये माइनस वन भी हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर मिलेगा माइनस एक माइनस दो मिल जाएगा। समीकरण एक बनाएंगे, ठीक। अब क्या कर रहा है, प्रथम शर्त में, अब द्वितीय शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त, दूसरा शर्त मानिए क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो देखिए हमारा अंश, हमारा भिन्न क्या थी, x बटे वाई थी, x बटे वाई थी। करे अब अंश में, यदि हर में क्या कर रहा है जी, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर मतलब नीचे वाला, अब एक जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न एक बटे दो हो जाती है, तो ये कितनी हो जाती है, एक बटे दो, ठीक। लगाइए अब, एक बटे दो हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए देखिए y प्लस वन का एक में गुणा करेंगे तो y प्लस वन ही आ जाएगा, बराबर दो में x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये काम करिए, इधर जाएगा तो इसको सबको उधर भगा दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा जीरो, तो 2x उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, ऐसे वन को इसी तरह रहने दीजिए, ठीक। इसको या फिर मैं इसको तो ये भी तो लिख सकता हूँ, 2x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा, एक। अच्छा समीकरण दो बना दीजिए इसे, समीकरण एक और दो में से घटा देंगे तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो समीकरण एक माइनस दो से, अब समीकरण एक में से दो घटाइए, तो ये समीकरण एक हमारा ये रहा, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, और यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर एक लिखा, तो एक, तो माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा देखिए माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा, एक में से दो घटा देंगे तो माइनस एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स बराबर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन मिल जाएगा, ठीक। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स बराबर क्या मिलेगा, तीन। अब तीन का मान, एक्स का मान समीकरण एक में ले जाकर दो में रखिए तो हमारा आंसर मिल जाएगा, तो मैं ले जाकर रखूंगा समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स बराबर तीन ले जाकर नहीं आता है, तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो लिखा है तो माइनस दो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मिलेगा माइनस वाई बराबर माइनस दो, उधर जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा, तो माइनस वाई, अब माइनस तीन माइनस दो माइनस पाँच होता है क्या, तो माइनस पाँच, माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर क्या मिलेगा, पाँच। लेकिन हमसे एक्स और वाई का मान नहीं पूछा, हमसे पूछा है भिन्न, तो बताइए भिन्न क्या होती है हमारी, अंश बटे हर, अंश का मान एक्स और हर का मान मैंने वाई माना है, तो अंश का मान हमारा क्या हो जाएगा, यक्स, यक्स का मान हमारे क्या माने माना है, यक्स का मान तीन आया है, और हर का मान ये क्या आया है, पाँच आया है, तो तीन बटे पाँच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। देखिए ये सवाल मैं मान के चलता हूँ कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब कि मैं बहुत बारी सवाल देखा हूँ, 20 21 22 23 में आया, 24 में भी आया, 25 में भी आ सकता है, हो सकता है आपकी नसीब सही रही तो। इसको एक बार नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको एक बार सवाल सब अपने से बनाएंगे ना, काफी अच्छा सवाल है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं,
देखिएगा गुणनखंड विधि से निम्नलिखित घातों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल कहे चाहे सब मतलब कि हल कहे बात है कही है। मूल का मतलब ही होता है हल करना। मूल का मतलब ये क्या है? हल करना। देखिए लिखा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, एक सवाल अपने से लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है तो 0 कर देंगे। ठीक। अब मैंने बताया कि देखिए या तो इसको द्विघात ऊपर से लगा देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जो कि मैंने पढ़ा है वो क्या कहते हैं सिरद्धाचार्य नियम, या फिर द्विघाती बहुपद से लगा देंगे। अगर वो पसंद नहीं है तो इसको और दूसरे विधि से लगाएंगे। 10 का 1 में गुणा करेंगे 10, तो 10 का गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो 5 2 आ रहे हैं। तो देखिए 5 2, देखिए 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 भी आ रहा है और 5 दूनी 10 भी हो रहा है। तो दोनों काम मेरा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x कर दीजिए और माइनस 10 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक। तो दोनों में से अगर हम x कॉमन लें तो x माइनस 5 और प्लस 2 लिखा, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो x माइनस 2 5 10 बराबर 0, तो 0 उतार देंगे। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 5 एक कोष्टक में कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा कॉमन बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे यदि, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 उसी तरह रहने दीजिए। हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 के साथ खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा? माइनस 5, उधर जाएगा तो प्लस 5। एक साथ आंसर मिल जाएगा x बराबर 5। ठीक। अच्छा लिखेंगे यदि x प्लस 2 लिखो उसी तरह, हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा खत्म, तो x बराबर मिलेगा -2। तो मूल क्या होते हैं? x के मान तो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कदे इसका मूल ज्ञात कीजिए या फिर इसका शून्य ज्ञात कीजिए। बात है कहिए मूल और शून्य मतलब यक्ष के मान होते हैं। ठीक। जिस पद में दिया रहेगा उसी पद के मान होते हैं। एक सवाल आपको और दिख रहा होगा, उसे भी आप लोग वीडियो पॉज करके पहले अपने से लगाएंगे। ठीक। तब ज्यादा समझ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है क्या? आप लोग एक मिनट मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए लिखा है क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। देखिए ऑलरेडी मैंने सवाल इससे पहले भी करवाया है, इसमें मैं करवा दे रहा हूँ। मतलब अच्छे अच्छे सवाल है भाई साहब। देखिए लिखा है दो धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 लिखा है। तो माना पहला पूर्णांक x है, माना पहला पूर्णांक x मानिए। ठीक। और दूसरा पूर्णांक देखिए क्या कर रहा है? दो क्रमागत धनांक, दो क्रमागत है ना। तो देखिए जब कभी भी क्रमागत कहेगा तो हमेशा एक जोड़ते हैं, उसकी क्रमागत पूछेगा तो दो जोड़ेंगे, उसकी क्रमागत पूछेगा तो तीन जोड़ते हैं। लेकिन अगर वही कहते हैं विषम संख्या, विषम क्रमागत या फिर सम क्रमागत, तो हम लोग दो दो जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा x प्लस 1 होगा। क्या होगा? x प्लस 1। ये ये x प्लस 1 इसलिए होता है कि याद करिए, इतना याद रखिए कि जब कभी भी सवाल कर दे क्रमागत, तो सवाल जब भी कहेगा क्रमागत तो हमेशा एक जोड़ते हैं। अगर वही कर दे विषम क्रमागत तो दो जोड़ेंगे, या फिर कर दे सम क्रमागत कर दे तो भी हम दो जोड़ेंगे ना। कह जिनके वर्गों का जो क्या लिखा है 365 नहीं, 182 रहेगा। ठीक। अरे 182 नहीं रहेगा, वो 365 रहेगा। उसे काट करके 165 ना भर के 365 कर दीजिए। 182 काट कर दिए, वो गलत लिखा है। ठीक। वो गलत छपा है वहां पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जिनके वर्गों का योग मतलब यक्स का स्क्वायर मतलब, और ये एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा? वर्ग एक्स प्लस 1, दोनों का स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग क्या लिखा है? 365 लिखा है, तो 365 कर दीजिए, बस सवाल खत्म। सवाल भाई साहब खत्म है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान हमारा एक्स और बी का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, और बराबर 365 लिखा तो 365 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2 एक्स मिल जाएगा और बराबर 300, ये काम करिए है 364 इधर जाएगा तो माइनस 364 हो जाएगा और बराबर 0 लिखा तो 0 कर देंगे, है 365 रहेगा ना। तो 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स, देखिए 365 में से घटा देंगे तो मिलेगा -364 और बराबर 0। सभी में 2 कॉमन दिख रहा है क्या, तो 2 कॉमन भगा दीजिए सभी में, तो यहाँ पर सभी में 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 18×2 = 36, 2×2 = 4, 182 बराबर 0। अब 182 का गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 182 को 2 से काटा दूंगा, 2×9 = 18, 2 एकम 2, तो 13 7 7 से काटा देंगे तो 13 बार में कट जाएगा और 13 कम 13 क्योंकि यह भाज्य संख्या है। अब इसी को गुणनखंड करिए तो 7 दूनी 14 और 13 बन जा रहे हैं क्या, देखिए हाँ, देखिए 14 में से 13 घटा दूंगा तो 1 भी आ जा रहा है और 14 में 13 का गुणा कर दूंगा तो 182 भी आ रहा है, मेरा दोनों काम हो जा रहा है ना। तो जहाँ दोनों काम बने वही तो हमें चाहिए, एक काम से नहीं होना चाहिए, दोनों काम होना चाहिए। तो देखिए दोनों से हमें एक्स स्क्वायर उसी तरह रहने दीजिए, हमारा बना है 14 एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 कर दीजिए, माइनस करेंगे तो -13 एक्स हो जाएगा और -182 लिखा तो -182 बराबर 0, तो बराबर 0। दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 14, दोनों में से मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर एक्स 13 कॉमन लेता हूँ -13, यहाँ पर मिलेगा एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13×13 4 18, 13×5 = 18, 13×4 = 52 बराबर 0, तो 0। एक बात बताएं, जब कभी भी ये दोनों डब्बा बराबर बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपने सवाल सही लगाया, अन्यथा सवाल गलत लगाया, ठीक। तो यहाँ पर एक्स प्लस 4 एक कोष्टक हो जाएगा और एक कोष्टक हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो 0 करेंगे, यहाँ पर 14 रहेगा तो लिखेंगे यदि एक्स प्लस 14 हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा खत्म, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा -14। लेकिन एक बात बताइए, सवाल में कह दिया है कि वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है माइनस, तो ये होगा नहीं होगा, इसको क्या करेंगे डिलीट करेंगे, माइनस कर देंगे, करेंगे ये अमान्य हो जाएगा, दिस इज क्या इनवैलिड, इनवैलिड लिखिए चाहे अमान्य लिखिए, बात है कहिए, लिखेंगे यदि एक्स माइनस 13 हाई, देखिए उसी तरह हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग के साथ खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा 13, तो हमारा पहला पूर्णांक क्या मिलेगा 13 ना, तो पहला पूर्णांक हमसे पूर्णांक पूछा है ना, तो पहला पूर्णांक 13 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा 13 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारा 14। देखिए इतना रखिए कि जब सवाल में कह दे क्रमागत ना, तो क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से आना चाहिए, जैसे 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 के बाद 4 क्रमागत संख्या है, अब कोई 3 के बाद 5, तो 3 के बाद 5 क्रमागत संख्या नहीं है, डिपेंड करता है सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखते हैं, अगर सवाल समझ में आ रहे हैं भाई साहब तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर कीजिए कि कमेंट मतलब कि सवाल कैसे लग रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए लिख रहा है, आपको स्क्रीन पर आया होगा, एक बार अपने से लगाइए, देखिए लिखा है क्या, लिखा है समांतर श्रेणी साया है, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम
50 पद हैं, उस एपी में 50 पद है, ठीक, मतलब पदों की संख्या 50 लिखा है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब लगाइए, देखिए सवाल कुछ है नहीं, बहुत मस्त सवाल है ये भी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एपी के बारे में बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने एपी के बारे में नहीं सुना है, एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी है, ठीक। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एपी बता दे रहा हूँ। एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। देखिए समान माने जिस जिस श्रेणी में अंतर समान रहे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसे देखिए, दो का अंतर है, दो का अंतर है, दो का अंतर, सभी में दो का अंतर है, मतलब अंतर समान है, तो इस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक। इसका जो व्यापक पद होता है, व्यापक पद ए प्लस डी, A+2D, A+3D, डॉट डॉट करते करते ये इसका व्यापक पद होता है, ठीक। अच्छा, इसका यन, इसका फॉर्मूला होता है, ये आप देखिए, आप लोग को याद होगा तभी ये सवाल लगेगा। एक होता है यन पद होगा, देखिए, एक होता है यल यनमा पद, क्या होता है? एन बराबर यनमा पद होता है A+n-1 इंटू डी, ये यनमा पद होता है। एक इसको अंतिमवा पद भी बोलते हैं, A+n-1 इंटू डी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। एक ठो होता है ये यनमा पद है या फिर ये लास्टवा पद के लिए है, एक ठो होता है योग के लिए। तो यस एन बराबर होता है, मतलब ध्यान समझिए, यस का मतलब सम मतलब योग, और यन का मतलब यन पदों का योगफल। तो यन पदों का योगफल होता है n/2, 2a+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। देखिए समांतर श्रेणी में अगर ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप समझ लीजिए राजा हो जाओगे, ठीक। ये तीन फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपका समांतर श्रेणी से एक सवाल बाहर नहीं बनता है। एक सवाल वो भी आता है, वो लास्ट आपके प्रश्नावली में बना है, वो हम देखे हैं, वो भी मतलब आगे की वीडियो में बता देंगे। लेकिन आपका आपको मतलब कि ये तीनों सवाल या फिर ये तीनों सूत्र याद होने चाहिए, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप तैयारी भी करेंगे भविष्य में तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो उसमें से आ जाते हैं। आइए सवाल पर क्या है, देखिए लिखा क्या है। उस एपी में 50 पद है, मतलब पदों की संख्या क्या लिखा है? 50 लिखा है। तीसरा पद 12 है। उस एपी में 50 पद है, मतलब यन बराबर क्या लिखा है? 50 पद लिखा है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको आइए सवाल पे, देखिए लिखा है क्या, एपी, तो 50 पद है, मतलब यन बराबर क्या हमारा है? 50 दे दिया सवाल में, पदों की संख्या है हमारी, क्या है? पदों की संख्या है, ठीक। जिसका तीसरा पद मतलब A3 बराबर क्या लिखा है? A3 बराबर 12 है। अंतिमो पद में लास्ट पद लिखा है 106 लिखा है। तो हमसे पूछा है इसका 29वां पद, मतलब A29 का मतलब 29वां पद पूछा है, ठीक। भाई साहब ये अगर आपको कुछ तरीके पता है तभी सवाल लगेगा, अन्यथा सवाल नहीं लगेगा। आइए सवाल पे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम जानते हैं यल बराबर क्या सूत्र होता है? यल बराबर मैंने अभी बताया क्या होता है? A+n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। यल का मान 106 बराबर A प्लस n-1, एन का मान क्या है? 50-1 इंटू डी का मान कितना है? डी निकालना होगा हमें। देखिए इतना याद रखिए, अगर समांतर श्रेणी में अगर ए और डी का मान पता है आपको ना तो आप राजा हो जाओगे। मतलब आपको मतलब समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी में अगर ए और डी का मान पता चल गया, आप समांतर श्रेणी का पूरे कुंडली निकाल दोगे, उसमें से 1% सवाल बाहर नहीं जाएगा। जहां ए और डी का मान पता चला वहां से एक सवाल, मतलब सवाल एक भी बचेंगे नहीं, उतने में सब सवाल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो 106 बराबर A+49D हो जाएगा, समीकरण एक बनाएंगे, ठीक। और लिखा है, चूंकि लिखा है A3 बराबर क्या लिखा है? 12, मतलब तीसरा पद लिखा है ना। अब देखिए A3 को मतलब मैं इसका व्यापक पद होता है, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ?
देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए थ्री बराबर होता है ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और बराबर 12 है तो 12। देखिए यहाँ पर एन था तो यहाँ पर एन में से घटाते थे, और यहाँ पर 3 है तो 3 में से घटा देंगे, बराबर 12 है तो 12 कर देंगे। तो देखिए टी ए प्लस 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा 2d बराबर 12 लिखा तो 12। अब समीकरण 2 बना दीजिए। तो समीकरण 1 में से 2 को, अब देखिए समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ना, इसको याद कर लीजिए, अब मैं रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर पहले इसको में लिख दीजिए, या फिर 12 बराबर ए प्लस 2d लिख दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 का मान क्या 106 माइनस 12, एक मिनट लिख ही दे रहा हूँ, ये तो कहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 106 बराबर ए प्लस 49d, और यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर ए प्लस 2d। घटा देंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा माइनस वाला ऐसे, तो ये हो जाएगा 12 में से 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4, और 10 में से जाएगा तो 94 बराबर, यहाँ पर जाएगा देखिए 49 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 47 डी हो जाएगा, तो 47 दूना 94, तो डी का मान क्या मिलेगा 2। अब डी का मान, जहाँ डी का मान मिल गया वहां पर लगा दीजिए सवाल। तो समीकरण 1 से, एक मान भी तो पता होना चाहिए, तो समीकरण 1 से ठीक ले जाकर रखिए यहाँ पर, तो 2 से ले जाकर रखिए, 2 में आसानी दिख रहा है। तो 12 बराबर ए का मान कितना है, ए निकालना है प्लस 2, और डी का मान हमारा कितना है 2 है, तो लिख देंगे 2। तो 12 बराबर ए प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ए बराबर क्या मिलेगा 12 बराबर, देखिए 12 माइनस 4 और बराबर ए, तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें 8 मिल जाएगा। तो ए बराबर 8 और बी बराबर 2 डी बराबर 2 मिल गया। हमसे पूछा गया है, सवाल में करा कि हमसे 29वां पद पूछा है, क्या पूछा है 29वां। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन हमें 29वां निकालना है, तो एन बराबर 29 रखना होगा। तो ए का मान ले जाकर रखेंगे, ए का मान हमारा कितना है 8 प्लस, यहाँ पर एन था तो यहाँ पर एन माइनस 1, हमारा यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर हो जाएगा 29 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान सवाल में कितना 2 है तो 2 कर देंगे। तो 8 प्लस 29 में से घटा देंगे 28, गुणा 2 है तो गुणा 2 कर देंगे। तो 8 प्लस 28 दूना 56, तो 28 दूना 56, तो जोड़ देंगे तो 56 8 से 14 मतलब मिलेगा कितना 64। तो जो इसका 29वां पद क्या मिलेगा हमें 64 आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज देखते हैं, टाइम हो गया है शायद, चलिए ठीक है टाइम हो गया ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि सवाल कैसी लगी, या फिर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मैंने बताया ना पहले, आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने से खुद लगाइए, तब आप लोग को अपने आप को जांचिए कि हमारा सवाल कितना सही है और कितना गलत है। ठीक, कमेंट में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, आप लोगों ने कितना सवाल गलत किया कितना सही किया। ठीक, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।